एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन होता है। सो व्हेन वी आर गिवन विद अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड हमें उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप उसको सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सिंप्लेक्स फॉर्म इवैल्यूएशन के लिए जो कन्वर्जन होता है उसमें आपको अगर लेस देन का साइन है, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, तो आपको इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये प्रॉपर इक्वेशंस बन जाएंगी। तो जब आप कुछ ऐड करते हो लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट इनइक्वालिटी में S1 ऐड कर देते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी में S2 ऐड कर देते हैं और थर्ड इनइक्वालिटी में S3 ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास जो रीफॉर्मुलेशन आएगा, रीफॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशंस फॉर सिंप्लेक्स टेबल। तो सिंप्लेक्स टेबल के लिए अगर मैं रीफॉर्म करूंगा फॉर सिंप्लेक्स टेबल, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x plus 3y plus 1s1 plus 1s1 is equal to 36। फिर इस वाली इक्वेशन में मैं ऐड कर देता हूँ S2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x plus 2y plus 1s2 is equal to 60। और इस वाली इक्वेशन में मैं S3 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2x plus 6y plus 1s3 is equal to 60। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। क्या करना है, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन बनाना है। तो जब आप इनइक्वालिटीज को इक्वेशन बनाओगे, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, पहले वाले जो पहला वाला पार्ट है उसमें S1 ऐड करेंगे, जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें S2 ऐड करेंगे, जो तीसरा कंपोनेंट है उसमें S3 ऐड करेंगे। ठीक है, पहले कंपोनेंट में S1 ऐड करेंगे, पहली इनइक्वालिटी में S1 ऐड करेंगे। एडिशन कब करना है, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा है। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड से छोटा है, so for the first inequality you have to add S1, for the second inequality you have to add S2, for the third inequality you have to add S3। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। फिर बेटा अगर इसमें आप आगे जाते हो तो आगे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी रीफॉर्मुलेट हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x और y वेरिएबल थे, लेकिन आपका जो इक्वेशंस हैं उसमें S1, S2 और S3 भी आ गया। तो मेरा जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो मेरे पास आ जाएगा Z max, और Z max मेरे पास कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 40x plus 60y plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो पहले जितना होना था वही रहना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 टाइम्स S1, 0 टाइम्स S2 और 0 टाइम्स S3 ऐड कर दूंगा। 0 टाइम्स ऐड करने का क्या सिग्निफिकेंस है, 0 टाइम ऐड करने का ये सिग्निफिकेंस है कि आपका जो एंटायर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 1s1, 1s2 या 1s3 करते हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। And as you have added the new variables also, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नए वेरिएबल्स भी ऐड किए हैं, तो उन वेरिएबल्स को भी हम लोग नॉन नेगेटिव बोलेंगे, मतलब ये वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमारे पास फिर आ जाएगा x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, s1 is greater than equal to 0, s2 is greater than equal to 0 and s3 is greater than equal to 0। तो सारे ही जो वेरिएबल्स होंगे वो greater than equal to 0 होंगे। s1 greater than equal to 0 होगा, s2 greater than equal to 0 होगा और s3 भी greater than equal to 0 होगा। अगर यहाँ तक बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल गो फॉरवर्ड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो बेटा अगर आप आगे जाते हो तो इसमें क्या आएगा, अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मतलब अब आपको क्या करना है, सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करना है। शायद कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझो, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, क्वेश्चन इजी होता है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ आएगी तो आप लोग पूछ लेना। तो यहाँ पे जब हम सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करते हैं तो कुछ नए वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे सीजे इंट्रोड्यूस करेंगे, सीजे रो वाइज भी होता है और कॉलम वाइज भी होता है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिस, फिर हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, बेसिस क्वांटिटी, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो सारे लिखने हैं। तो पहला वेरिएबल x है वो लिखना है,
दूसरा वेरिएबल y है वो लिखना है, तीसरा वेरिएबल s1 है वो लिखना है, चौथा वेरिएबल s2 है वो लिखना है, पांचवा वेरिएबल s3 है वो लिखना है, s1 s2 s3, और फिर सबसे लास्ट में हमें रेशियो लिखना होता है। तो सबसे लास्ट वाला जो कंपोनेंट होता है वो रेशियो का होता है, और इसके बाद आपको सारे कॉलम्स के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे, मतलब इसमें ये प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप वेरिएबल्स के हिसाब से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सारे वेरिएबल्स लिखने हैं, x, y, s1, s2, s3, x, y, s1, s2, s3, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे बेसिस, यहाँ पे सीजे। ये तीन नई चीजें हैं, ये आप लर्न कर लेना, इसका सिग्निफिकेंस आई विल लेट यू नो, और यहाँ पे रेशियो। सो ये इस तरह से आपको टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर बेसिस के बगल में भी आपने कुछ लिखा है क्या? बेसिस के लेफ्ट साइड में सीजे है, सीजे, सीजे, सी एंड देन जे, छोटा जे, सी एंड जे, ऐसे लिखा है सीजे। ओके सर। फिर बेटा इसमें जैसे कोफिशिएंट ऑफ x1 कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x1 40, तो वो x1 के x के ऊपर लिख दो। कोफिशिएंट ऑफ y 60, कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ s1, 0, कोफिशिएंट ऑफ s1 is 0, कोफिशिएंट ऑफ s2 is 0, कोफिशिएंट ऑफ s3 is 0। यहाँ तो कोई डाउट है? यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में No, जो sir. भी आपका फंक्शन था उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपने सारे ऊपर लिख दिए। ठीक है, यस सर। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इनइक्वालिटी को जो आपने कन्वर्ट किया था, फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था। तो जब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को कन्वर्ट किया था तो मेरे पास जो भी कोफिशिएंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे हम लोग लिख देंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स है वहां पे हम लिख देंगे। जो भी मेरे पास कोफिशिएंट्स आएंगे वो मैं कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में उनको प्लेस कर दूंगा। तो अगर मैं x का कोफिशिएंट देखूं, x का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट कितना है? 3, इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में y का 3 है। s1 का कितना है? 1, 1। s2 का कितना है? 0, s3 का कितना है? 0, 0। और बच्चों फिर आप देखो इक्वल टू 36 है, तो जो क्वांटिटी है वो 36 हो जाएगी। इक्वल टू 36 है तो जो क्वांटिटी है वो 36 हो जाएगी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। फॉर्मुलेशन समझ लो, एल्गोरिथम मैं आपको सेंड कर दूंगा, एल्गोरिथम एक बार पढ़ लेना। अगर हम फॉर्मुलेशन कर लेंगे तो एल्गोरिथम के थ्रू आप लोग एक बार रिवाइज करना तो आ जाएगा समझ, नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं एक बार एल्गोरिथम आपको भेज दूंगा, वो आप गो थ्रू कर लेना। फिर इक्वेशन 2 पे जाते हैं। इक्वेशन 2 पे आप जाओगे, कोफिशिएंट ऑफ x 5, x वाले कॉलम में 5 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y 2, कोफिशिएंट ऑफ s1 0, कोफिशिएंट ऑफ s2 1, कोफिशिएंट ऑफ s3 0, एंड Quantity 60, इक्वल टू 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ तक बेटा कोई डाउट है? नो सर। फिर लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में अगर आप जाते हो, द कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y 6, कोफिशिएंट ऑफ s1 0, कोफिशिएंट ऑफ s2 0, कोफिशिएंट ऑफ s3 1, कोफिशिएंट ऑफ s3 Quantity 60, इक्वल टू 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। पहले यहाँ देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो यहाँ तक सर। बेटा कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अगर ये प्राइमरी स्टेप समझ आ जाएंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये टेबल 2-3 बारी बनाना पड़ता है, मतलब आइट्रेशन होती है तो 2-3 बारी आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बट ये प्राइमरी है। सबसे पहले आपको इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग द स्लैक वेरिएबल। ऐड कब करते हैं? जब लेस देन का साइन होता है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज करना है, फिर इस टेबल में वैल्यूज को फिल करना है। ऑलराइट, ओके बेटा, यहाँ तो कोई इशू है? ओके, अगर इशू नहीं है फिर आपको क्या करना है, बेसिस। बेसिस में जो आपने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए थे वो ही लिखने होते हैं। तो बेसिस में स्लैक वेरिएबल्स हमने ऐड किए थे s1, s2 और s3।
तो बेसिस में हम लोग जो स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन में वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास S1 S2 और S3 आ जाएगा। सीजे में मैं कोफिशिएंट ऑफ S1 S2 और S3 लिखूंगा। कोफिशिएंट ऑफ S1 कितना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट ऑफ S1 कितना था, 0। S2 का कितना था, 0। और S3 का कितना था, 0। तो बेटा 0 0 0 0 आ जाएगा। ये जो वैल्यूज हैं ये सीजे वैल्यूज क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ S1 S2 एंड S3 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो सीजे वैल्यूज हैं ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x y S1 S2 एंड S3 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सीजे हमेशा कोफिशिएंट शो करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स का। तो जो बेसिस है, बेसिस मतलब जिसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं वो S1 S2 और S3 फैक्टर्स हैं। इनके कोफिशिएंट z में 0 0 0 है, और जो भी आपके पास वेरिएबल्स थे उनके भी कोफिशिएंट जो z में थे वो आपने ऊपर लिख दिया। तो ये रो भी सीजे को नोटिफाई कर रही है, और ये वाला कॉलम भी सीजे को ही नोटिफाई कर रहा है। यहाँ तक बच्चों देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। फिर आपको ना ZJ कैलकुलेट करना होता है। ZJ जब आप कैलकुलेट करोगे तो ZJ का प्रोसीजर क्या होता है, ZJ का प्रोसेस होता है सीजे कॉलम की वैल्यूज को x y S1 S2 और S3 कॉलम की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। यानी कि इस कॉलम को कैसे लिखेंगे, 0 into 3 plus 0 into 5 plus 0 into 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 into 3 plus 0 into 5 plus 0 into 2। तो बाई चांस ये 0 ही आएगा। यहाँ पे भी आपका 0 है तो 0 into 3 plus 0 into 2 plus 0 into 6। तो ये बच्चों आ जाएगा 0 into 3 plus 0 into 2 plus 0 into 6। तो ये भी 0 आ जाएगा। Then 0 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into 0। तो ये भी बच्चों 0 आ जाएगा। फिर 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into 0। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। Then 0 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into 1। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यानी कि ZJ में आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव कॉलम वैल्यूज को CJ वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो ZJ की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा और किसी को कोई प्रॉब्लम है? और बच्चे भी हैं, प्रज्वल एंड अदर, कौन कौन है? और ZJ वाला सर 0 को कैसे कैसे कराया आपने मल्टीप्लाई? इस कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं उनको x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। 0 into 3 plus 0 into 5 plus 0 into 2। यस सर। कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0 into 3 plus 0 into 6। S1 कॉलम से मल्टीप्लाई ठीक सर। 0 into 0 0 into 0। बेटा किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक ओके सर। ओके अगर नहीं है डाउट्स तो आगे चलते हैं। फिर आपको बच्चों CJ माइनस ZJ निकालना है। CJ माइनस ZJ, तो यहाँ पे आ जाएगा CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ यानी कि 40 में से 0 को माइनस करना, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 0। यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 0। यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0। यहाँ पे भी आ जाएगा 0 माइनस 0। यहाँ पे भी आ जाएगा 0 माइनस 0। 40 माइनस 0 40 होता है, 60 माइनस 0 60 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है, और 0 माइनस 0 0 होता है। यहाँ तक बच्चों देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। Now it is like it is like almost 10%. ये हमारा Yes वृंदा बोलो। सर ये आपने जो CJ वाला स्टेप का भी माइनस करा है, ये हमारा ZI लिया है आपने, जो कोफिशिएंट्स है हमारे x y S1 S2 S3 के। CJ माइनस ZJ, CJ ऊपर वाले वैल्यूज थे और ZJ जो हमने कैलकुलेट किए वो वाले वैल्यूज हैं। ओके सर। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है जब भी मैक्सिमाइजेशन है, ये मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग से लगता है, मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग से लगता है। अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि क्या हमारे CJ माइनस ZJ वैल्यूज सारे नेगेटिव या 0 आ रहे हैं, क्या हमारे CJ माइनस ZJ के वैल्यूज सारे 0 या नेगेटिव आ रहे हैं। So in order to get optimal solution, in order to get optimal solution, we will check in order to get optimal solution, we will check if all CJ minus ZJ values are if all CJ minus ZJ values are negative or 0.
negative or 0. So in order to get an optimal solution for a maximization problem, in order to get an optimal solution for a maximization problem, for a maximization problem, for a maximization problem, we will check if all Cj minus Zj values are negative और 0. तो बच्चों आपको ये जो रिजल्ट आ रहा है ये चेक करना है कि ये नेगेटिव या 0 है. अगर नेगेटिव या 0 है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं. लेकिन आप मेरे को ये बताओ क्या ये नेगेटिव या 0 है? नेगेटिव या 0 तो नहीं है. तो इसमें आपको ढूंढना है नहीं सर, हाईएस्ट Cj माइनस Zj वैल्यू ढूंढनी है. हाईएस्ट Cj माइनस Zj वैल्यू कितनी है? 60. 60. तो बेटा 60 के अगेंस्ट जो कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे पाइवट कॉलम. अगर ये फॉल्स है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, if the statement is false, then find highest Cj minus Zj value, then find highest Cj minus Zj value which correspond to pivot column, pivot, which correspond to pivot column. तो ये बच्चों ये कॉलम मास्टर कॉलम या पाइवट कॉलम हो जाएगा. इस कॉलम को हम लोग बोलेंगे या तो मास्टर कॉलम या पाइवट कॉलम. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. इस कॉलम को हम लोग बोलेंगे या तो मास्टर कॉलम या फिर पाइवट कॉलम. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर. फिर बेटा आपको रेशो कैलकुलेट करना है. रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? रेशो होता है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पाइवट कॉलम वैल्यू. क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पाइवट कॉलम वैल्यू. तो अगर मैं इसको लिखूं Q डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय पाइवट कॉलम. Q डिवाइडेड बाय पाइवट कॉलम. PC प्रियंका चोपड़ा नहीं है, PC है पाइवट कॉलम. ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? यस सर. कुछ लोगों को अगर लग रहा हो PC प्रियंका चोपड़ा तो वो गलत है, इट इज पाइवट कॉलम. तो आपको क्या करना है, 36 को 3 से डिवाइड करना है, 60 को 2 से डिवाइड करना है, 60 को 2 से डिवाइड करना है एंड 60 को 6 से डिवाइड करना है, 60 को 6 से डिवाइड करना है. तो 36 by 3 कितना होगा? 12. वेरी गुड. 60 by 2 30. ओके एंड 60 by 6 10. 60 by 6 is 10. 10. फिर आपको ढूंढना है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. रेशियो सबसे छोटी कौन सी है? 10. 10. तो पहले आपने क्या सर्च किया? हाईएस्ट Cj माइनस Zj. फिर क्या सर्च करोगे? लोएस्ट रेशियो. लोएस्ट रेशियो बच्चों यहाँ पे आ रही है. तो ये वाला जो रो होगा इसको हम बोलेंगे पाइवट रो. दिस रो विल बी कॉल्ड एज पाइवट रो. दिस रो विल बी कॉल्ड एज पाइवट रो. और पाइवट रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो मतलब ये वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं पाइवट सेल. इसको हम बोलते हैं पाइवट सेल. तो ये पाइवट कॉलम था, ये पाइवट रो है और ये पाइवट्स आप इसको की एलिमेंट भी बोलते हो. दिस इज कॉल्ड एज की एलिमेंट. पाइवट जो कॉलम होता है इसको हम इन वैल्यू बोलते हैं पाइवट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग. तो y इज इन, मतलब अगले स्टेप में y इधर आ जाएगा और S3 इसमें से आउट हो जाएगा. इसको हम आउट वैल्यू बोलते हैं. पाइवट रो, पाइवट कॉलम अगर किसी भी वेरिएबल को सर्कल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इन वेरिएबल. और पाइवट रो जिस भी वेरिएबल को सर्कल कर रहा है उसको आउट वेरिएबल बोलेंगे. जब अगले स्टेप में आप ये टेबल दोबारा बनाओगे तो S3 बाहर चला जाएगा और S3 की जगह पे y अंदर आ जाएगा. तो अगले टेबल में यहाँ पे S1, S2 और y आ जाएगा. यहाँ तक बेटा देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. सर S3 हमारा आउट वेरिएबल हो गया और y हमारा इन वेरिएबल हो गया. यस यस यस. रीफ्रेश करना. जब आप इसको रीफ्रेश करेंगे तो रीफ्रेश बेटा कैसे करते हो? जो पाइवट रो मतलब इसमें क्या करना है, सारे रोज दोबारा से बनेंगे, सारे रोज नई तरीके से बनेंगे. सो सारे रोज नई तरीके से बनाने के लिए हर रो के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है. मतलब आपको क्या करना है, सारे रोज रीफॉर्मुलेट करने. और जब आप सारे रोज रीफॉर्मुलेट करते हैं तो आपके पास बच्चों एक नया, मतलब हर रो को बनाने के लिए एक नया फॉर्मूला होता है. अगर तो हम बात करते हैं पाइवट रो की, अगर हम बात करते हैं पाइवट रो की, अगर हम बात करते हैं पाइवट रो की, तो बेटा पाइवट रो को आप कैसे फॉर्मुलेट करते हो? पाइवट रो को हम फॉर्मुलेट करेंगे द रो, यू कैन से द वैल्यूज ऑफ पाइवट रो, यानी कि ओल्ड वैल्यूज
डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, इसको आप की एलिमेंट बोलोगे, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, की एलिमेंट। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ओल्ड वैल्यूज डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो जैसे ये रो 1 था, ये वाला रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो अगर मैं रो 3 दोबारा से बनाऊंगा, रो 3, तो रो 3 बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, 60/6, 60/6। ये मैं थोड़ा सा ना ऊपर से मिटाता हूँ, नहीं तो फिर मेरा पूरा आएगा नहीं। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्योंकि खत्म हो गया है, तो मैं यहाँ से थोड़ा बना रहा हूँ इसको। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, जब हम पाइवेट रो को रिफॉर्मुलेट करेंगे तो पाइवेट रो जो है वो R3 है, और R3 को जब आप रिफॉर्मुलेट करोगे तो आ जाएगा 60/6, 2/6, 6/6, 0/6, 0/6 एंड 1/6। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ये फॉर्मूला है बेटा, जब आप रिफॉर्मुलेट करोगे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो 60/6 कितना होता है, 60/6 10। वेरी गुड, कुछ तो इजी आया तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं। 2/6 2/6 हुआ हमारा 0.3। बेटा 1/3 6/6 1 0/6 0 0/6 0 एंड 1/6। तो ये तो 1/6 ही रहेगा। यहाँ तक बच्चों देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है। पाइवेट रो जब हम दोबारा से बनाएंगे तो पाइवेट रो को दोबारा से बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर बेटा हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों को रिमेनिंग रोज को भी फॉर्मुलेट करना है। तो जो रिमेनिंग रोज होंगे, रिमेनिंग रोज में अलग फॉर्मूला लगता है। रिमेनिंग रोज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ओवी का मीनिंग है ओल्ड वैल्यूज, ओवी का मीनिंग है ओल्ड वैल्यूज। ओल्ड वैल्यूज में से बच्चों क्या माइनस करना है, ओल्ड वैल्यूज में से आपको माइनस करना है न्यू बेसिक रो के एलिमेंट्स माइनस न्यू बेसिक रो के एलिमेंट्स इनटू की फैक्टर ऑफ कंसर्न रो, इनटू की फैक्टर ऑफ कंसर्न रो। सारी जो टर्म्स हैं वो नई की नई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवी का मतलब है ओल्ड वैल्यूज, ओवी का मतलब ओल्ड वैल्यूज होता है। एनबीआर होता है, एनबीआर न्यू रो फॉर्म्ड in place of pivot row, new row formed in place of pivot row। इसको हम बोलते क्या है, न्यू बेसिक रो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू बेसिक रो, इसको हम बोलते हैं न्यू बेसिक रो। और की फैक्टर ऑफ कंसर्न रो वो मैं अभी बताऊंगा कहां से पिक करना है। अदर देन पाइवेट रो और कितनी रोज है बेटा यहाँ पे, अदर देन पाइवेट रो और कितनी रोज हैं, 2 रोज है ना। तो बच्चे जब यहाँ पे आप रो 1 को फॉर्मुलेट करोगे, रो 1 में सबसे पहले ओल्ड वैल्यूज लिख दो। ओल्ड वैल्यूज कितनी है, ओल्ड वैल्यूज में एक तो 36 है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर 3 है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर से 3 है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो 1 है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो 0, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो 0। यहाँ तो कोई डाउट है, नो सर। माइनस लगा दो, सबके आगे माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो मैंने सबके आगे माइनस लगा दिया। यहाँ तक बच्चे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम नो है? सर। फिर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ब्रैकेट लगा दो, सब में ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट और यहाँ पर भी ब्रैकेट, क्योंकि इसमें ब्रैकेट था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ओके, फिर न्यू बेसिक रो का एलिमेंट है 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। एनी डाउट्स? नो सर। इनटू की फैक्टर ऑफ कंसर्न रो। ये बेटा आपका ना पाइवेट कॉलम था, तो कंसर्न रो का की फैक्टर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से 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 करना है और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 36 एंड देन जब आप 10 में से 3 माइनस कर, 10 इंटू 3 कितना हुआ, 10 इंटू 3 30, 36 माइनस 30। फिर यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है 3 माइनस 3 से 3 कट गया तो 1 बचा, 3 माइनस 3 से 3 कट गया 1 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1/2, 0 माइनस 1/2। यहाँ तक बेटा देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।
यहाँ तो कोई इशू है? नो सर। नो सर। फिर बेटा ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -½ यहाँ तक देखो, यहाँ तक बेटा कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो नाउ सेकंड रो R2 में भी ओल्ड वैल्यूज कॉपी कर लो। ओल्ड वैल्यूज है 60, पहली 60 है, फिर 5 है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिख के 5, फिर 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर 0 है 0 लिख लेंगे, फिर 1 है 1 लिख लेंगे, फिर 0 है तो 0 लिख लेंगे। सबके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस 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 एंड माइनस। उसके बाद बच्चे ब्रैकेट लगा दोगे आप लोग, यहाँ पे सब में ब्रैकेट लगा दोगे तो यहाँ पे सारे में ब्रैकेट आ जाएगा। और फिर बेटा आपको जो आपका नया रो आया था, नया पाइवेट रो, उसकी वैल्यूज लिख दोगे। तो पहली वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 लिख दोगे, फिर 1/3 है, 1/3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1/6 आ जाएगा। और इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है कंसर्न रो की फैक्टर से। कंसर्न रो का की फैक्टर 2 है, तो मल्टीप्लाइड विद 2, मल्टीप्लाइड विद 2, मल्टीप्लाइड विद 2, मल्टीप्लाइड विद 2, मल्टीप्लाइड विद 2 एंड मल्टीप्लाइड विद 2। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। 60 - 20 ये हो जाएगा, 60 - 20 यानी कि 40 आ जाएगा। यहाँ पे 5 - 2/3 तो ये हो जाएगा 5 - 2/3 यानी कि ये हो जाएगा 15 - 2, 15 - 2 यानी कि 13/3, 15 - 2 13/3। फिर ये हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2 कितना होता है? 0। फिर आ जाएगा 0 - 0 0, फिर 1 - 0 1 और 0 - 2/6 तो ये हो जाएगा -1/3। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। So it is one of the easiest thing that you have to do and this is how you can calculate these values. यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, जल्दी बताओ, मेरे को ना टाइम बहुत कम बच रहा है। नो सर। ओके, नहीं है सर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको रीफॉर्मुलेट करना है। तो बेटा जब आप रीफॉर्मुलेट करेंगे तो रीफॉर्मुलेशन में व्हाट यू हैव टू डू नाउ इन फॉर रीफॉर्मुलेशन आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे सीजे लिखना है, फिर आपको क्वांटिटी लिखनी है, फिर x, फिर y, फिर s1, फिर s2, फिर s3 और ऊपर के जो वेरिएबल्स है वो वही है जो z में थे, वो मैं बाद में करूंगा। न्यू r1 की वैल्यूज क्या है? 62010 -½ तो यहाँ पे आ जाएगा 62010 -½ न्यू R2 कितना हो जाएगा? 40, 13/3, 13/3, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -1/3। और न्यू R3 की वैल्यूज कितनी थी? R3 तो पाइवेट रो ही था तो ये आ जाएगा 10, 1/3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 और 1/6। और फिर बेटा z के जो आपके कोफिशिएंट्स थे वो कितने थे? z के कोफिशिएंट्स तो ये बच्चे थे, यहाँ पे 40 था, फिर 60 था, फिर 0 0 0। और जब आप इसको फॉर्मुलेट करते हो तो हमारा जो आउट वेरिएबल था वो S3 था, तो S3 हटा देंगे, S3 की जगह इन वेरिएबल y आ जाएगा, S1 S2 अपनी जगह रहेगा। और जो नया टेबल है ये तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा बेसिस। ये जो वैल्यूज है ये इसकी बेसिस की वैल्यूज है, ये बेसिस है और बेसिस के अगेंस्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीजे की वैल्यूज हो गई। S1 का कोफिशिएंट 0 है, 0 आ जाएगा, S2 का कोफिशिएंट 0 है और y का कोफिशिएंट 60 है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका नया टेबल बन गया। तो यहाँ तक एक आइटरेशन कंप्लीट है। अगर 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो आपको 5 नंबर इतने में मिल जाएंगे। यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, बाकी बच्चे सो गए? नो सर। ओके, शिल्पा समझ आ रहा है? यस सर। प्रतीक आपको बेटा आ रहा है समझ? यस सर। आदित्य है? आदित्य ओके सर। एंड और कौन है? श्रेया आपको आ रहा है बेटा समझ? हाँ सर आ रहा है। ओके